नमस्कार दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, लास्ट क्लास का एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय जो जल सीमा है, भारत की जलीय सीमा है, तटीय सीमा है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। और जो भी स्थलीय सीमा है उनके बारे में भी चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इनके साथ जो भी राज्य भारत के सीमा बनाते हैं उन सभी के बारे में चर्चा कर ली थी। और तीन चीजों को बताया था मैंने। एक बताया था जलीय सीमा में प्रादेशिक जल सीमा, और एक न संलग्न जल सीमा, और एक अनन्य आर्थिक जोन। प्रादेशिक जल सीमा जो मैंने आपको बताई थी वो 12 नॉटिकल माइल होती है। जो भारत की तटीय रेखा है, तटीय आधार रेखा है, उससे 12 नॉटिकल माइल दूर रहती है। संलग्न जल सीमा कितना रहता है? 24 नॉटिकल माइल रहता है तटीय रेखा से, जबकि प्रादेशिक जल सीमा से 12 नॉटिकल माइल रहता है। अनन्य आर्थिक जोन 200 नॉटिकल माइल रहता है, कहां से? तटीय रेखा से। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी होगी, इन तीनों जल सीमा में, जैसे प्रादेशिक जल सीमा है, तो इस क्षेत्र का उपयोग भारत अपने किस कार्यों के लिए कर सकता है? तो जो प्रादेशिक जल सीमा यानी 12 नॉटिकल माइल है, यानी 21.6 किलोमीटर है, इसका उपयोग भारत का इस पर संपूर्ण अधिकार होगा। कैसा अधिकार होगा? संपूर्ण अधिकार होगा। संलग्न जल सीमा में, संलग्न जल सीमा जो कि 24 नॉटिकल माइल है, इसमें देखिए पर्यावरण संबंधी और राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क अधिकार, ऐसे संबंधित सभी अधिकार होंगे। पर्यावरण नियंत्रण, पर्यावरण सर्वेक्षण, इन सभी का अधिकार किसमें आएगा? संलग्न जल सीमा में आएगा। अनन्य आर्थिक जोन, तो अनन्य आर्थिक जोन में क्या होता है? तो इसमें जो भी खनिज संपदा, सामरिक जल शक्ति, सागरीय जीवों का सर्वेक्षण व दोहन और वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु आर्थिक आर्थिक जोन यानी ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है। आप तीनों जल सीमाओं को एक बार देख लीजिए। और ये किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन के द्वारा सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इसके बाद में आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला टॉपिक वो रहेगा भारत के प्रमुख चैनल, भारत के प्रमुख चैनल व जल संधि। भारत के प्रमुख चैनल व जल संधि। तो देखिए इसमें भारत के कुछ प्रमुख चैनल व जल संधि पढ़ना है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में? मालदीव और मिनिकॉय। किसके किसके बीच में देखने को मिलेगा आपको? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में देखने को मिलेगा। मालदीव व मिनिकॉय, व मिनिकॉय। मिनिकॉय कहां पर पड़ता है? मिनिकॉय लक्षद्वीप में पड़ता है। किस जगह पर पड़ता है? लक्षद्वीप में। तो 8 डिग्री चैनल आपको मालदीव और मिनिकॉय के बीच में देखने को मिलेगा। जैसे ये लक्षद्वीप है, आपको दिख रहा होगा, और कावारत्ती ये लक्षद्वीप की राजधानी है। यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, और इधर क्या है? मिनिकॉय, और इधर मालदीव है। ये क्या है? मालदीव का द्वीप है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये 8 डिग्री चैनल। इस चीज को नोट करिए, 8 डिग्री चैनल। इसके बाद में 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में देखने को मिलेगा? 9 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलेगा मिनिकॉय। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ लक्षद्वीप के द्वीप हैं, लक्षद्वीप के द्वीप हैं, और ये मान लीजिए मालदीव है, ये मालदीव है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, ये कौन सा है? ये मिनिकॉय है, मिनिकॉय। और ये राजधानी है किसकी? लक्षद्वीप की, कावारत्ती, कावारती। तो इसके इसके बीच में जो आपको एक चैनल देखने को मिलेगा, ये वाला चैनल, ये कौन सा होगा? ये 9 डिग्री चैनल होगा। ये कौन सा होगा? 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? मिनिकॉय
मिनिकॉय व कावारती। कावारती, मिनिकॉय व कावारती के बीच में कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। और ये जो दोनों हैं, ये किसके द्वीप हैं? ये दोनों लक्षद्वीप के द्वीप हैं। लक्षद्वीप के द्वीप हैं। लक्षद्वीप के द्वीप कौन कौन से? एक तो मिनिकॉय है और कावारती है। इसके बाद में अगला चैनल जो है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में देखने को मिलेगा? तो एक ये है कावारती, और यहां पर मान लीजिए इसको हटा के ये है कौन सा? पिट्टी द्वीप। ये कौन सा है? पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप। तो कावारती और पिट्टी द्वीप के बीच में, कावारती और पिट्टी द्वीप के बीच में ये चैनल है। ये कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। तो ये किसके किसके बीच में देखने को मिलेगा? कावारती व पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप। तो कावारती और पिट्टी द्वीप के बीच में कौन सा चैनल देखने को मिलेगा? 10 डिग्री चैनल। अब हम चर्चा करते हैं 6 डिग्री चैनल की। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत से द्वीप हैं। तो इसी में अब देखिए, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल। तो इसको एक काम करते हैं, छोटे से कुछ द्वीप बना लेते हैं, अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप बना लेते हैं। ये वाला कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, और इसको करते हैं साउथ, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। इसके बाद में लघु अंडमान। लघु अंडमान। लघु अंडमान के बाद में क्या आएगा? ये आएगा कार निकोबार। कार निकोबार। कार निकोबार का द्वीप है। इसके बाद में इधर आएगा बृहद निकोबार। बृहद निकोबार। बृहद निकोबार। चलिए इनके बीच में देखते हैं कौन कौन से चैनल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 10 डिग्री चैनल। यहां पर थोड़ी सी ये रहेगा 11 डिग्री चैनल। ये कौन सा रहेगा? 11 डिग्री चैनल कावारती और पिट्टी द्वीप से भी गुजरता है। जो कावारती और पिट्टी द्वीप से गुजरता है वो कौन सा है? 11 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में गुजरता है? तो 10 डिग्री चैनल गुजरता है यहां से, कार निकोबार से और लघु अंडमान से। कौन सा गुजरता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल गुजरता है लघु अंडमान और कार निकोबार से। इसके बाद में लघु अंडमान और दक्षिणी यहां से, ये जो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान से कौन सा गुजरता है? डंकन पास गुजरता है। कौन सा गुजरता है? डंकन पास। इसके बाद में 6 डिग्री चैनल, यहां पर देखिए 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार, ये कह लीजिए, ये कौन सा गुजरेगा? 6 डिग्री चैनल गुजरेगा। और किसके बीच में? और किसके बीच में? यहां पर ये सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, वहां से गुजरता है। 6 डिग्री चैनल बृहद निकोबार से और सुमात्रा के बीच में कौन सा है? 6 डिग्री चैनल गुजरता है। तो इनको लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में गुजरता है? तो 10 डिग्री चैनल गुजरता है लघु अंडमान, लघु अंडमान व
कार निकोबार, कार निकोबार, लघु अंडमान व कार निकोबार। इसके बाद में 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल को ही क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल। 6 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में गुजरता है, 6 डिग्री चैनल गुजरता है बृहद निकोबार या ग्रेट निकोबार, बृहद निकोबार, निकोबार व सुमात्रा, व सुमात्रा, या फिर आप कह लीजिए, कह सकते हैं भारत व इंडोनेशिया। सुमात्रा किसका द्वीप है, इंडोनेशिया का है, तो भारत और इंडोनेशिया भी आप कह सकते हैं। इसके बाद में कोको जल संधि, कौन सा है, कोको जल संधि, कोको जल संधि, कोको जल संधि, ये कहां से गुजरती है, कोको जल संधि गुजरती है म्यांमार, भारत और म्यांमार या फिर अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको द्वीप किसका द्वीप है, म्यांमार का द्वीप है, म्यांमार का द्वीप है कोको द्वीप। तो उत्तरी अंडमान कहां, भारत का, और ये कोको द्वीप म्यांमार, तो भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी जल संधि है, कोको जल संधि है। इसके बाद में पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि किसकी किसकी है, भारत और श्रीलंका की, भारत और श्रीलंका की। तो ये किसका किसका है, पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप पर ही क्या है, रामेश्वरम स्थित है। जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है वो कहां पर है, पम्बन द्वीप पर स्थित है। और पम्बन द्वीप कहां पर पड़ता है, किसका भाग है, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का भाग है पम्बन द्वीप और तलैया मन्नार, तलैया मन्नार, एक द्वीप है तलैया मन्नार, तलैया मन्नार द्वीप जो कि किसका है, श्रीलंका का है। और कुछ समय पहले ये भारत का ही द्वीप हुआ करता था, लेकिन भारत ने इसे दान में दे दिया था, तलैया मन्नार। तो ये श्रीलंका का द्वीप है, या कह सकते हैं श्रीलंका ने इस पर कब्जा कर लिया था। तलैया मन्नार, तो ये पाक जल संधि किसके किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत व श्रीलंका, श्रीलंका, भारत व श्रीलंका। इसके बाद में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी व पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, इस जल संधि को क्या करते हैं, पाक जल संधि को मन्नार की खाड़ी व पाक की खाड़ी कनेक्ट करता है, क्या करता है, एक दूसरे को पाक की खाड़ी को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन यहां से और पूछ लिया जाता है, कमेंट में बताइएगा वो क्वेश्चन क्या है। भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ियां अलग करती हैं, भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं, तो ये कमेंट बताइएगा, और वीडियो के लास्ट में इसका आपको आंसर दिया जाएगा। इसके बाद में अब हम अगले टॉपिक की ओर रुख करते हैं। अगला टॉपिक क्या आने वाला हमारा, भारत के साथ सीमा विवाद। तो भारत के साथ क्या क्या सीमा विवाद हैं, तो इसको आप एक बार ऐसे ही सुन लीजिए। तो भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 में ये विवाद आया था, 1960 से ही विवाद चल रहा है सिंधु जल समझौता को लेकर। इसमें 3 नदियां हैं भारत और पाकिस्तान में, जो सिंधु जल समझौता चल रहा है इसमें 3 नदियां हैं। एक तो है सिंधु, और दूसरी है झेलम, झेलम, और तीसरी कौन सी है, चिनाव। तो 3 नदियों को लेकर यहाँ पर सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में ये डिस्प्यूट में बना रहता है। इसके बाद में सरक्रीक रेखा, सरक्रीक रेखा आपने देखा होगा गुजरात में पड़ती है। इस तरीके से जब ये इंडिया का मैप बनाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ये रेखा पड़ती है इस जगह पर, इसको ही क्या बोलते हैं, सरक्रीक रेखा। तो सरक्रीक रेखा के बीच में भी ये विवाद छिड़ा रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद में सॉरी, पीओके, पीओके का विवाद तो अक्सर कर बना रहता है। और भारत और चीन को लेकर अक्साई चीन का विवाद रहता है। भारत और नेपाल को लेकर काला पानी क्षेत्र का विवाद बना रहता है। भारत और श्रीलंका को लेकर, भारत मछुआरों को लेकर विवाद बना रहता है कि भारत के जो
मछुआरे हैं वो अक्सर कर श्रीलंका के क्षेत्र में चले जाते हैं, जो तमिलनाडु में निवास करने वाले होते हैं, और वो मछली को पकड़ने के लिए अक्सर कर श्रीलंका के क्षेत्र में चले जाते हैं। तो उनको लेकर विवाद बने रहते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और बांग्लादेश में विवाद बना रहता है। जो असम, त्रिपुरा आसपास के जो क्षेत्र पड़ते हैं, अक्सर कर बांग्लादेशी वहां पर आकर निवास करने लगते हैं, असम और त्रिपुरा में। तो अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी भारत में आ जाते हैं, उनको लेकर विवाद चलता रहता है। और तीस्ता नदी को लेकर तीस्ता जल समझौता विवाद चलता रहता है, और साथ ही साथ में गंगा नदी को लेकर भी विवाद बना रहता है। भारत और म्यांमार को लेकर जो रोहिंगा रोहिंगा मुस्लिम है, एक प्रकार की जाति है रोहिंगा मुस्लिम, इनको लेकर विवाद बना रहता है। तो भारत के साथ में जो सीमा विवाद है, इनको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे सभी को डिटेल से। फिलहाल में आप इनको नोट कर लीजिए कहीं पर नॉर्मल तरीके से। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? भारत के राज्य, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। अगला टॉपिक क्या है? भारत के राज्य, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अगला टॉपिक है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। अब आपको यहां पर एक चीज डिस्कस करनी होगी कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, इस समय की बात हो रही है और अभी बात चल रही है कि जम्मू कश्मीर को, जो अभी हाल ही में फैसला आया है, उसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर को हो सकता है जल्दी से राज्य का दर्जा दे दिया जाए। केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर उसे राज्य का दर्जा मिल सकता है जल्द ही। तो ये हो सकता है जैसे ही हालात सामान्य होंगे, वैसे ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अगर 28 राज्यों में हम बात करें सबसे बड़े राज्य की, इसकी बात करें सबसे बड़े राज्य की, तो सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य, और एक तरफ हम लिखते हैं सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटे राज्य। सबसे बड़े राज्यों में सबसे पहला स्थान है वो किसका है? राजस्थान का। राजस्थान, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर आएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पांचवें नंबर पर गुजरात। पांचवें नंबर पर है गुजरात। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये भारत के 5 सबसे बड़े राज्य हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान का कुल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना है? 10.41%। जबकि मध्य प्रदेश का 9.37% है, और महाराष्ट्र का 0.01 कम है, 9.36%। उत्तर प्रदेश का 7.33% है, और गुजरात का 6.3% है। कितना है? 6.3% है। तो ये है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य कितना कैरी करता है। राजस्थान 10.41% है। अगर नॉर्मल बात कर ली जाए तो लगभग पड़ेगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर पड़ेगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जबकि मध्य प्रदेश का कितना पड़ेगा? 3,08,000, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र का पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का पड़ेगा। 1,96,024, 1,96,024 वर्ग किलोमीटर गुजरात का क्षेत्रफल है। इसके बाद में अगर हम छोटे राज्यों की संख्या देखें
तो छोटे राज्यों में जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन है? नंबर 1 पर है गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर, जो परसेंटेज के हिसाब से 0.1% है भारत के क्षेत्रफल का। इसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर है सिक्किम। सिक्किम का क्षेत्रफल कितना है? 7096 वर्ग किलोमीटर है सिक्किम का क्षेत्रफल, जो क्षेत्र परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से 0.21% है। त्रिपुरा तीसरे नंबर पर कौन सा है? त्रिपुरा राज्य है, और त्रिपुरा का क्षेत्रफल कितना है? 10,491 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से 0.31% है। चौथा है नागालैंड। चौथा कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड का क्षेत्रफल कितना है? 16,579 वर्ग किलोमीटर है, और इसका जो प्रतिशत के हिसाब से 0.50% है। पांचवें नंबर पर आता है मिजोरम। मिजोरम का क्षेत्रफल 21,096 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से 0.64% आता है। तो ये सबसे छोटे राज्य हैं। अगर वहीं हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, किसकी बात करें? केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों में, यूटीज में अगर हम बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ये कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है बताइएगा आप लोग? सबसे बड़ा है लद्दाख। सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख है। और लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 59,145 वर्ग किलोमीटर लद्दाख का क्षेत्रफल है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है। तो ये सबसे बड़े और सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद में इस मैप में देखिएगा एक बार। चलिए दूसरा मैप लेते हैं। इसमें पूछा गया है, अब हम लैंड लॉक स्टेट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से लैंड लॉक स्टेट हैं, यानी स्थल रुद्ध कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी? यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी स्थल रुद्ध प्रदेश। स्थल रुद्ध प्रदेश। तो मैप में एक बार देखिए, ऐसे प्रदेश, स्थल रुद्ध प्रदेश का मतलब क्या है? ऐसे प्रदेश जो ना ही तो जल के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्थल रुद्ध प्रदेश कहते हैं। तो देखिए स्थल रुद्ध प्रदेश में जो जो आपको बड़े रूप में दिख रहे हैं उनको एक बार देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको दिखेगा ये हरियाणा। कौन सा दिख रहा है? हरियाणा। तो हरियाणा कैसा है? स्थल रुद्ध है। एक नंबर पर क्या आ जाएगा? हरियाणा आ जाएगा। एक नंबर पर हरियाणा। इसके बाद में दूसरे नंबर पर देखिए, अगला कौन सा आएगा? हरियाणा के बाद में ये आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश। ये भी कैसा है? ये भी स्थल रुद्ध प्रदेश है। ये कैसा है? स्थल रुद्ध प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में ये आपको कौन सा दिख रहा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी कैसा है? स्थल रुद्ध प्रदेश है। छत्तीसगढ़। और झारखंड। और कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो ये 2 नंबर पर, और 3 नंबर पर छत्तीसगढ़, 4 नंबर पर झारखंड। इसके बाद में और कौन सा बचेगा आपका? तेलंगाना। ये रहा तेलंगाना। तेलंगाना। तो ये कैसे हैं आपके? ये 5 जो दिए गए हैं, ये कैसे स्थल रुद्ध प्रदेश में इनकी गिनती होती है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर झारखंड, और ये 5वें पर तेलंगाना। तो स्थल रुद्ध प्रदेशों में 5 राज्य आएंगे। 5 राज्य आएंगे। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं देखिएगा। 5 राज्य: हरियाणा, हरियाणा,
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और कौन सा आएगा? तेलंगाना, तेलंगाना। इसके बाद में अगर यूटीज की बात की जाए तो दिल्ली, दिल्ली एकमात्र यूटीज है जो स्थलरुद्ध है। कैसा है? स्थलरुद्ध है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और साथ ही साथ में हम भारतीय राज्यों के बारे में एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो तटीय, सबसे पहले आपको देखना होगा तटीय राज्य कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। तटीय राज्य का मतलब क्या है? जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहां से देखिए, इस जगह से ये कैसे हैं? ये तटीय राज्य की सीमाएं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, ये कैसे हैं? ये तटीय राज्य हैं। तो तटीय राज्य में जो सबसे एक नंबर पर आएगा, देखिए दो राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ भी सीमा बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो है गुजरात, दूसरा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। एक कौन सा है? गुजरात, दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो एक नंबर पर क्या हो जाएगा? गुजरात आ जाएगा। एक नंबर पर गुजरात, जो तटीय सीमा। यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए तटीय सीमा, तटीय राज्य, तटीय राज्य डाल लीजिए, तटीय राज्य। तो तटीय राज्य में जो एक नंबर पर है वो कौन सा आ जाएगा? गुजरात, गुजरात। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। तीसरे नंबर पर गोवा आ जाएगा, गोवा। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा तीसरे नंबर पर गोवा। इसके बाद में चौथे नंबर पर कर्नाटक आ जाएगा, चौथे नंबर पर कौन आ जाएगा? कर्नाटक, कर्नाटक। इसके बाद में पांचवें पे केरला, पांच पर कौन सा हो जाएगा? केरला या केरल। इसके बाद में छठे पर तमिलनाडु, छह पर कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु। और सातवें पर कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये है सात नंबर पर। इसके बाद में आठवें पर कौन सा आ जाएगा? उड़ीसा, आठवें पर कौन सा है? उड़ीसा। और नौवें पर कौन सा आ जाएगा? पश्चिम बंगाल, नौवें पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये जो पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा है, ये कौन से नंबर पर? नौवें नंबर पर। तो तटीय राज्य कितने हैं? नौ तटीय राज्य हैं। कितने हैं? नौ तटीय राज्य हैं। इसके बाद में जो भूभाग आवेष्टित भाग राज्य देख लिए हमने, पांच बताए थे आपको, यानी स्थल रुद्र राज्य। तो वो कितने हैं? पांच राज्य हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तटीय राज्य कितने हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके बाद में अगर हम देखें अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले, या फिर स्थलीय राज्य भी आप बोल सकते हैं, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा, जैसा कि मैंने बताया था कि दो राज्य भारत के ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो वो दो राज्य कौन कौन से हैं? एक राज्य है गुजरात, दूसरा कौन सा है? दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये क्या है? स्थलीय सीमा है भारत की। और इनके जो राज्य आएंगे उनको एक बार हम काउंट करते हैं। चलिए, एक नंबर पर कौन सा आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आ जाएगा राजस्थान। और तीसरे पर आ जाएगा पंजाब। चौथे पर आ जाएगा जम्मू कश्मीर। और पांचवें पर आ जाएगा लद्दाख। ये यूटीज में आ जाएंगे दोनों, ये दोनों जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। मतलब चार नंबर और पांच नंबर ये क्या होंगे? ये यूटी होंगे।
ये केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में 6 नंबर पर आएगा हिमाचल प्रदेश, 7 नंबर पर आएगा उत्तराखंड, 8 नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश, 9 नंबर पर आएगा बिहार और 10 नंबर पर आएगा पश्चिम बंगाल। 10 नंबर पर कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये भूटान के साथ भी थोड़ी सी सीमा साझा करता है। इसके बाद में 11 नंबर पर आएगा असम, 12 नंबर पर आएगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड 13 नंबर पर। इसके बाद में मणिपुर 14 नंबर पर और मिजोरम, मिजोरम कितने पर आएगा? 15 नंबर पर। इसके बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा आएगा 16 नंबर पर। तो ये कुल 16 ऐसे राज्य हैं और साथ में 2 यूटीज भी इसमें शामिल हैं। तो ये क्या है? ये स्थल सीमा, स्थलीय सीमा बनाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं? स्थलीय सीमा है। मतलब गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो तटीय और स्थलीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। दोनों क्या बनाते हैं? दोनों तटीय और यहाँ पर एक और मिस हो रहा है, मेघालय 17 नंबर। इसको देखिए 17 नंबर मेघालय। मेघालय भी ये कैसा है? स्थलीय सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। मेघालय मिस हो गया था। अब यहाँ पर एक चीज आपको और पॉइंट याद रखना होगा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके जिसकी स्थलीय सीमा भी है, तटीय सीमा भी है और द्वीपीय सीमा भी है। मतलब द्वीप भी सीमा बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये आपस में द्वीप हैं जो सीमाएं बनाते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं द्वीप। और सर्वाधिक अगर तटीय सीमा रेखा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन बनाता है? सबसे ज्यादा बनाता है कौन सा? गुजरात। सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है वो कौन है? गुजरात है। देखिए गुजरात यहां से ये तटीय सीमा बनाता है, गुजरात। और सबसे कम तटीय सीमा कौन बनाता है? सबसे कम तटीय सीमा बनाता है गोवा। सबसे कम गोवा तटीय सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है। पहले पर कौन है? पहले पर है गुजरात। दूसरे पर कौन है? दूसरे पर है आंध्र प्रदेश। अगर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम कौन बनाता है? सबसे कम गोवा बनाता है। सबसे कम कौन सा राज्य है जो गोवा बनाता है? गोवा राज्य है जो सबसे कम तटीय सीमा बनाता है। अब यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है, भारत में जो तटीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? 9 राज्य हैं। अब भारत के तटों को क्या क्या नाम दिए जाते हैं, उन नामों को एक बार देख लेते हैं। यहां पर आप हेडिंग डालेंगे भारतीय तटों के नाम। भारतीय तटों के नाम, तटों के नाम। तो एक तरफ डालेंगे आप तटों के नाम और एक तरफ डालेंगे स्थान। एक तरफ क्या डालेंगे? स्थान डालेंगे। तटों के नाम और स्थान। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे मालाबार तट। मालाबार तट। तो मालाबार तट कहां पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। किस जगह पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर देखेंगे हम कोनार तट। कोनार तट। कोनार तट कहां पर पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटक। इसके बाद में तीसरे नंबर पर कोंकण तट। कोंकण तट। कोंकण तट गोवा और महाराष्ट्र का तट है। जो गोवा व महाराष्ट्र का जो तट है उसे हम क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। इसके बाद में काठियावाड़ तट। कौन सा? कठियावाड़ तट। कठियावाड़ तट ये कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। किस जगह पर है? गुजरात में। 5 नंबर पर कौन सा है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। इसके बाद में 6 नंबर पर है दीघा सीमा। दीघा सीमा या दीघा तट। तो ये कहां पर है? ये है पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में 7 नंबर पर है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट या रौसल सीमा, किस नाम से जानते हैं? रौसल सीमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश व ओडिशा में। ये कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश व ओडिशा में पड़ता है। तो ये क्या है? भारत के तटों के नाम है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एग्जाम वेव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और कमेंट में भी पिन कर दी गई है। तो वहां से आप लिंक ऐप डाउनलोड करिए और वहां से ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ मिलेंगे आपको वहीं पर, एग्जाम वेव ऐप पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अब हम भारत के राज्यों के बारे में और भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए वैसे तो बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हम उन राज्यों को लेकर, क्योंकि हमारा टॉपिक है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, इनको लेकर हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। और जितने भी तथ्य हैं आगे भी हम पढ़ते रहेंगे, बार बार इनका रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम कोई टॉपिक उठाएंगे तो उन टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमने बताया आपको कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, तो ये जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब भी हमें ये चीज पढ़ने को मिलेगी, देखने को मिलेगा। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को हम बार बार रिवीजन करते रहेंगे। इसके बाद में चलिए भारत के राज्यों के बारे में हम पहले देखते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है वो कौन सा है? भारत में देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए से, हालांकि इतने फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इतना डाटा नहीं पूछा जा सकता है कि भारत में कुल गांव कितने हैं, जिला कितने हैं, क्योंकि ये देखिए बदलते रहते हैं। कभी कोई गठन हो रहा है, कभी कोई सा हटाया जा रहा है, तो ये सभी चीजें बदलती रहती हैं। अगर हम कुल गांवों के बारे में बात करें तो 2011 की जनगणना कहती है कि 6,49,481 भारत में कुल गांव थे। जबकि हाल ही में एक सर्वे हुआ था 2019 में, क्या बताया गया था कि 6,64,000 थे, या फिर हाँ 2019 में 6,64,000 बताए गए थे। और अभी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा तो 6,69 भी देखने को मिलेगा, 6,69 भी देखने को मिलेगा। इसलिए हम इनको नहीं डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भारत का, पूरे भारत की बात हो रही है तो भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। किस जगह पर पड़ता है? जो कच्छ है, गुजरात का कच्छ जिला है, यह भारत का सबसे बड़ा जिला है। कच्छ में देखिए 45,674 वर्ग किलोमीटर में कच्छ फैला हुआ है। 45,674 वर्ग किलोमीटर में जो गुजरात का कच्छ जिला है जो फैला हुआ है, और ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। दूसरा फैक्ट देखिए, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा जिला? सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। माहे किसका जिला है? तो यह पांडिचेरी या पुदुचेरी का जिला है, जो कि मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये भारत का सबसे छोटा जिला माहे। सबसे लंबी तटीय सीमा बताई थी गुजरात की है। और आदम ब्रिज, आदम ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा, या फिर आपने राम सेतु मूवी देखी होगी। तो राम सेतु जो है, या फिर ऐसी मान्यता है भगवान राम के द्वारा जो ब्रिज बनाया गया था उसी को आदम ब्रिज नाम रखा गया है। तो आदम ब्रिज कहां पर है? पम्बन द्वीप में ही स्थित है। और जो पम्बन द्वीप है उसी में कौन सा? रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि स्वयं भगवान राम के द्वारा स्थापित किया गया था ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। अगर भारत के सबसे ऊंचे पठार की बात की जाए, अब हम भारत के ही क्या बात कर रहे हैं, भारत के सबसे ऊंचे पठार की, तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऊंचा पठार है लद्दाख। ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार, लद्दाख पठार। अगर ऊंचे के साथ साथ में ये अगर पूछ दिया जाए कि बड़ा पठार भी बता दीजिए, तो बड़ा पठार, बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। दक्कन पठार कैसा है? बड़ा पठार है। इसके बाद में सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, लंबी नदी कौन सी है?
गंगा नदी है। गंगा नदी की कितनी लंबाई है? गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। इसके बाद में अगर अगला फैक्ट पूछा जाए कि भारत की प्रायद्वीपीय नदी में, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की या प्रायद्वीपीय नदी सबसे लंबी, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से निकलती है, महाराष्ट्र से। और यहीं पर क्या है? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके बाद में अगर पूछा जाए दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, तो ये कहा जाता है कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और ऐसे आपको देखने को मिलेंगे बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी। बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी। पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। असम का शोक, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है, सियाचिन। चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो पूछा था कि भारत और म्यांमार को, भारत व म्यांमार को, म्यांमार को, म्यांमार को कौन सी पहाड़ी अलग करती है? कौन सी पहाड़ी अलग करती है? पहाड़ी अलग करती है, अलग करती है। आंसर क्या हो जाएगा? अराकान की पहाड़ी, अराकान की पहाड़ी, अराकान की पहाड़ी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको एग्जाम वेब ऐप पर मिलेगी। कहां पर मिलेगी? एग्जाम वेब ऐप पर। लिंक कहां पर दी गई एग्जाम वेब ऐप की? तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ में कमेंट में, पिन बॉक्स, पिन में मिल जाएगी। कमेंट में, पिन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो वहां से एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी सभी पीडीएफ को वहीं से प्राप्त करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।